क्या? आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज चर्चा फोनरवा के चुनाव की। और चुनाव से पहले, फोनरवा एक ऐसा संगठन है जो नोएडा में सबसे मजबूत जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और आज के समय में 120 आरडब्ल्यूए फोनरवा से जुड़ी हुई हैं। 19 नवंबर को फोनरवा का चुनाव होना है। और अभी तक फोनरवा के अध्यक्ष के रूप में योगेंद्र शर्मा जी ने 2 साल बिताए हैं और 2 सत्रों में वो रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। पहले तो उनका स्वागत हमारे साथ जुड़ने पर। और अभी धन्यवाद, महासचिव नमस्कार। के जैन साहब भी जुड़ेंगे। योगेंद्र जी, ये बताइए कि 2 साल में आपकी जो आपने लक्ष्य तय किए थे, उसके लिए, जनता के लिए क्या तय किए थे और किस तरीके से उनमें कामयाबी मिली है? जी योगेंद्र जी। देखिए, नोएडा के हर कार्य क्षेत्र में हमने काम किया है। वो हम्म। बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो। हम्म। बिजली की समस्या शहर की बहुत बड़ी समस्या में, आप सबने देखा था, बहुत बड़ी समस्या में शुमार था। हम्म। नोएडा प्राधिकरण ने यूपीपीएसएल को पैसा देना बंद कर दिया था। तीन हम्म। चार बार हमारा फेडरेशन का फोन का प्रतिनिधित्व माननीय मंत्री जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। हम्म। सीओ मैडम के साथ उन्होंने फिर कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग की, हम्म। जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे जो वरिष्ठ अधिकारी उसमें जुड़े। हम्म। जिसमें एक मीटिंग में तय हुआ कि हम्म। यूपीपीएससीएल को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि हम्म। उससे पहले यूपीपीएससीएल यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करते थे। बिजली नोएडा प्राधिकरण ही यूपीपीएससीएल को पैसा देता था और उससे ही काम हुआ करते थे नोएडा के। तो हम्म। उन्होंने 30 करोड़ के आसपास तो पैसा आ गया है। अगले हम्म। 1 साल में 150 करोड़ के आसपास पैसा यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या जो चल रही थी, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेंटेनेंस की, वो सारी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर होगा। हम्म। और जो जैसे पानी की समस्या चल रही थी, पानी की आपने देखा, जैसे यहाँ पे 11 रेनीवेल हैं, वो सारे बंद पड़े थे। 400 हम्म। से ज्यादा नलकूप हैं, वो सारे बंद पड़े थे। हम्म। उस पे हमने बहुत काम किया है। हम्म। लेकिन फिर भी पानी की समस्या बड़ी समस्या है, उस पे निरंतर काम करने की जरूरत है। हम्म। धीरे धीरे हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और उस पर हम्म। काम करने की जरूरत है। हम्म। तो केवल बिजली और पानी, इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या है जो बिजली, आपने, पानी, जिस समय आपने ज्वाइन स्वच्छता। किया था, जिस समय आपने ग्रहण किया था ये पद, उस समय आपके सामने जो चुनौतियां थी, वो उनमें कुछ चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं या अभी भी मतलब उस पर काम हो चुका चुनौतियां, है? जी, चुनौतियां हमारी बरकरार हैं। जैसे डॉग की जो है बहुत बड़ी बड़ी शहर की समस्या है। तो के हमने जैन साहब अब हमारे के, साथ आ गए हैं। उनका स्वागत है। के जैन जी, महासचिव पुनर्वा, आपका स्वागत है। जुड़े हैं साहब। हाँ, बोलिए 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 योगेंद्र जी। जैसे डॉग की जो शहर की बड़ी समस्या है, उस पे हम हाँ। काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, लेकिन अभी उस पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। हम्म। अब के हम चुनावों के बाद हमने प्लान करा है कि उस पे हम जो प्राधिकरण पे जो संबंधित अथॉरिटी जो होगी, उस पे हम हम्म। धरना प्रदर्शन हमारी तरफ से किया जाएगा। क्योंकि हम्म। हम बार बार, हम पूरा शहर उससे पीड़ित है। हम पे बार बार प्राधिकरण में बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई अभी लाभ होता हुआ दिख नहीं रहा। हम्म। बात ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आम जन से जुड़े हैं। सबसे पहली मुद्दा है जो फ्री होल्ड का मुद्दा था, उसको बोर्ड बैठक में पारित भी करा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इस मुद्दे पर क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई है? और दूसरी बात, जो मैं, क्योंकि एक गांव का रहने वाला हूँ और नोएडा में आप भी गांव से जुड़े हैं, नोएडा के हर गांव और सेक्टर के बीच में कहीं ना कहीं जमीनों का आबादी है, जिससे योजनाएं भी प्रभावित होती हैं और किसान भी प्रभावित है। उन समस्याओं का निश्चित रूप से एक निश्चित समय सीमा में उसका समाधान होना चाहिए। इस मुद्दे पर भी आप लोगों की बात हुई होंगी, योगेंद्र जी, जैसा कि जी। आपने बताया कि बहुत सारे सेक्टरों में समस्या है। बहुत हम्म। सारे सेक्टरों में हम प्रयासरत हैं कि सेक्टरों में और गांवों में आपस में सामंजस्य बैठा जाए। हम्म। गांव की तरफ से बहुत से अनवांटेड लोग अंदर आ जाते हैं, तो गांव के हम्म। लोगों से ज्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन हाँ। समस्या जब होती है, जब बाहर के लोग, अपराधी तत्व जो अंदर सेक्टरों में प्रवेश करते हैं और वो जाकर सेक्टर के माहौल को बिगाड़ते हैं, तो उनसे हाँ। ज्यादा सेक्टर के लोगों को परेशानी होती है। तो उसमें हम सामंजस्य बैठाने का बार बार प्रयास करते हैं। गेट, हम्म। जहाँ पे दीवार नहीं हो सकती तो वहां पे गेट लगा दिए जाए। हम्म। कुछ सेक्टरों में दीवार, जैसे सेक्टर 45 में, और सारे कई सेक्टरों में से 48 में, कई सेक्टर 72 में, तो कई जगह हम प्रयासरत हैं कि दीवार वहां पे हो जाए और सामंजस्य आपस में बैठा जाए, जिसमें आपस हम्म। संवाद करके लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे। हम्म। एक दूसरे, जो आपने क्वेश्चन किया था फ्री होल्ड का, फ्री होल्ड पे अभी लगभग 4 साल पहले एक हमारे एनपी सिंह जी के नेतृत्व में एक एजीएम यहाँ पर रखी गई, तो उसमें देखा था शहर दो धड़ों में बटा हुआ है।
अब से पहले अगर 10 साल पहले फ्री होल्ड की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। तो हम देखते हैं कि शहर में लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सशर्त के साथ फ्री होल्ड हो, लोगों को मालिकाना हक उनका मिल जाए। फ्लोर वाइज बेचने की स्थिति उस पर हम फेवर में नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे शहर में फ्लैटों की संख्या सीमित थी, अब फ्लैट बहुत संख्या में ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर फ्री होल्ड अगर फ्लोर वाइज बेचने की परमिशन सब लोगों को मिल जाएगी तो उससे शहर में और ज्यादा भीड़ होने की संभावना है, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन सड़कें वो सब लिमिटेड हैं। तो उससे और ज्यादा मुझे लगता है कि शहर की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। एक और बहुत बड़ा इशू है कि नोएडा प्राधिकरण ने इंडस्ट्रियलिस्टों के कहने पर जो इनका एक ऑक्शन सिस्टम इंडस्ट्री के प्लॉट में होता था उसको समाप्त करके आम तरीके से आवंटन का जो सामान्य तरीका कर दिया। लेकिन नोएडा जैसे शहर में जहां आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, प्राधिकरण ने आवासीय प्लॉट के लिए अभी भी ऑक्शन सिस्टम शुरू किया है और हर प्रॉपर्टी ऑक्शन में बेच रहे हैं। क्या ये सही है? आम आदमी जो नहीं, गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या इस तरह की बात, इस पर मुद्दे पर कोई बात हुई कभी? देखिए, ऑक्शन के हम फेडरेशन फेवर में नहीं है, हम ड्रॉ के ही फेवर में हैं। अगर आप 5-7 साल पहले जाओगे तो हर 4 महीने में, 6 महीने में, साल में स्कीम आया करती थी जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को उसको फायदा मिला करता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल से इसमें गति में इसकी गति बहुत मंदी हो गई है। हम्म, ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट बेचे जा रहे हैं। तो हम्म, हम इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम हम्म, चाहते हैं कि प्राधिकरण दोबारा जो है ऑक्शन को बंद करे और ड्रॉ की प्रक्रिया को दोबारा लेके आए, जिससे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन सबको उसका फायदा मिल सके। इससे तो जो जो अमीर लोग हैं वही प्लॉट ले पाएंगे, जिनके पास पैसे के संसाधन है। जो जिन लोगों के पास पैसे का संसाधन नहीं है वो लोग इससे वंचित होते चले हम्म, जाएंगे, क्योंकि बोली लगती है, बोली मध्यम वर्ग का आदमी बोली ज्यादा लगा नहीं पाएगा, ये हम सबको मालूम है। तो हम इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, पिछली बार 1 साल पहले हमारी सीओ रितु महेश्वरी जी से हमारी सीओ से हमारी मीटिंग हुई थी इस मुद्दे पर। हमने उनके सामने इस पर चर्चा की थी। तो हम्म, उन्होंने जब हमें आश्वासन दिया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब भी हम्म, जैसे स्कीम आ रही है तो हम्म, उन सब में जो है अभी ड्रॉ की प्रक्रिया भी नहीं है। हम्म। अच्छा, जी। जिस तरीके से नोएडा स्वच्छता के मामले में देश में पिछले कुछ सालों से आगे बढ़ता जा रहा है और इस साल भी चैलेंज है। अब जनवरी में उसका रिजल्ट आएगा, क्या क्या रहेगी स्थिति, उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर आप लोगों ने एक बड़ा विशेष अभियान शुरू किया है। तो उसमें आम आदमी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, स्वच्छता अभियान पिछले 4 साल से हमारी पूरी टीम स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रही है। आप हम्म, सब हमको देखते होगे, शनिवार में, संडे में प्रत्येक सेक्टर में हमारी टीम जाया करती थी और लोगों को इसके बारे में सब लोगों को बताया करती थी। और उसका रिजल्ट भी मिला। हर साल आप देखते थे पहले 400 के आसपास रैंक थी, नोएडा का नंबर कहीं पे भी नहीं था। लेकिन अब आप देख रहे हो कि नोएडा 10 के आसपास, 10वें नंबर के आसपास आ गया। और अब का हमारा सारे हम फिर मिलकर हम बातचीत करेंगे आपस में, लोगों में बातचीत करके इसको नंबर 1 पे हम लाने का प्रयास करेंगे। हम्म। हमारे साथ महासचिव के जैन साहब हैं। और के जैन जी, आपका स्वागत है आज का समय देने के लिए। ऑनरवा चुनाव आने वाले हैं 19 नवंबर को और आपका कॉपी जांचने का काम जनता कर रही है। आरडब्ल्यू में अलग अलग लोग जो है अपने तरीके से लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से कितने संतुष्ट हैं और कितने काम अब तक हो पाए हैं? क्योंकि अभी अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, योगेंद्र जी से। आप क्योंकि थोड़ा सा पहले से भी जुड़े हुए हैं उनके साथ, एनपी सिंह के साथ, और पहले से काफी लंबे समय से हैं। कौन से अहम मुद्दे हैं आपकी नजर में जो पूरे नोएडा के लिए इंपॉर्टेंट है और आज भी ऐसे कैसे ही हैं? जी। विनोद जी, जो हमारे फनरवा का जो गठन हुआ था हाँ। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ के निवासियों की समस्या है हाँ। उनका समाधान किया जाए। हम्म, क्योंकि यहाँ पर नगरमा पालिका या अन्य कोई ऐसी बॉडी नहीं है, तो ये हम्म, जिम्मेदारी आरडब्ल्यू को दी गई हम्म, है। आरडब्ल्यू जो वहाँ के निवासी होते हैं उनकी जब उनके पास समस्या आते हैं, सजेशन आते हैं, उन्हीं हम्म, समस्याओं को देखकर हम्म, आरडब्ल्यू नोडा प्राधिकरण के पास जाता है। हम्म, अब इन समस्याओं को सुलझाने में नोडा प्राधिकरण किस हम्म, तरह उसमें कार्रवाई करता है, ये फनरवा उस पर देखरेख करती है। मैं हम्म, आपको बताता हूं कि अभी तक हम्म, पिछले 2 साल के अंदर जो सफाई अभियान के अंतर्गत
नोएडा अथॉरिटी की जो टीम, जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हर सेक्टर के अंदर जाते हैं और वहां की समस्या के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका समाधान करते हैं। 100 से अधिक जो RWA हैं उनमें अभी तक ये कार्य हो चुका है, और अभी भी इनकी जो रेगुलर जो अभी विजिट हो रही है वो हर सैटरडे को हो रही है। दूसरा, अब सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमारी जो समय समय पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो संबंधित जितने अधिकारी हैं उनके साथ हमारी लगातार मीटिंग होती है। इसके अलावा अपनी पहली बार नोएडा सेक्टर, नोएडा जो हमारा है उनने पूरे नोएडा को 10 डिवीजन में जो डिवाइड किया हुआ है, उसमें 10 सर्कल। अपनी पहली बार हमने हर सर्कल की मीटिंग अपने फॉर्मा ऑफिस में की और उस सर्कल में आने वाली सभी RWO को उसमें बुलाया गया और वहां पर जो भी उनकी समस्या थी उसके लिए हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया और उसका समाधान किया। इसके अलावा अभी हमारे नए जो CO साहब लोकेश सैन जी ने ज्वाइन किया, उनके साथ भी हर सर्कल के साथ मीटिंग शुरू हो गई है। अभी तक लगभग 3 सर्कल की मीटिंग हुई है और आगे भी होती रहेगी। जब हमारी पहली मुलाकात जब CO साहब से हुई तो हमने उनसे ये कहा कि हमारा जो RWA है उनके साथ हमारी मीटिंग ड्यू है, तो उन्होंने कहा कि मैं अलग अलग सर्कल के साथ मीटिंग करूंगा और वही कार्रवाई के अंदर ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आप देखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है RWA की समस्या का मतलब है कि जो निवासियों की समस्या है उसका जो समाधान है, ये सबसे हमारा महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव रखा है और इसमें हम पूरी तरह सक्सेसफुली आज तक हम लोग जितने भी समस्या थी, देखिए समस्याओं का तो अंत कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी हद तक हम लोग हमारे RWA जो सहयोगी है वो इस में अपनी समस्याओं के समाधान में सफल रही है। तो ये सबसे पहला हमारा एक जो ऑब्जेक्ट था वो हमने फुलफिल किया। दूसरा हम लोगों के पास आता है सर कि बहुत सी सरकारी जो वो चीज होती है, आप देखिए जो ब्लड रिलेशन वाला था तो उसके अंदर जो ट्रांसफर फीस लगती थी उसको हमने कम करवाया। दूसरा, और जो ट्रांसफर फीस लगती थी उसको 50% किया। और आप देखिए एक जो स्कीम थी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले दिसंबर तक लागू थी कि उसके अंदर ब्लड रिलेशन के अंदर रजिस्ट्री के अंदर 5,000 चार्जेस लगते हैं। हम लोगों ने वो फॉलोअप किया और अपनी से ये पॉलिसी लागू की गई है, उसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं है, इनडेफिनेट, मतलब अभी तक वो लागू रहेगी अनलेस कि वो कोई वहां से अलग से कोई आदेश नहीं आए। तो ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट रहा है कि हम लोगों ने अपने निवासियों के लाभ के लिए जो कार्य किया। इसके अलावा जो हम लोगों का है, हमारे जितने, क्योंकि जब से पुलिस कमिश्नरी बनी है अलग अलग विभाग के अलग अलग बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग होती रही है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखेंगे नोएडा के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। हमारी जो RWA है उनके यहाँ SHO की, ACP की, DCP की अलग अलग मीटिंग हम लोगों ने करवाई है। तो जो पिछले कई साल से जो कनेक्टिविटी टूटी हुई थी कि पुलिस विभाग की हमारे RWA के साथ मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो उसमें एक कंटिन्यूटी बन गई है और हम बराबर पुलिस विभाग के संपर्क में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात जो दिल्ली की थी, आप देखिए नोएडा के हमारे, जब मैं भी पिछले लगभग मुझे भी अब समझिए करीब 16-17 साल तो फॉर्मा में मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। पहली बार बिजली मंत्री जी ऑनलाइन डिस्कस किया जिसके अंदर हर UPCL और आपके PL सबके वरिष्ठ अधिकारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और जितने वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसके अंदर हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल आदेश दिया और उसके बाद भी हम लोगों की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनसे बाद लगातार हमारी मीटिंग होती रही और इसका फायदा ये हुआ कि हम लोगों के लिए काफी बजट जो है सैंक्शन किया गया है और उस पर कार्य चल रहा है। तो ये एक हमारा, क्योंकि एक बिजली की यहाँ बहुत बड़ी समस्या चली आ रही थी, तो उसके अंदर किसी हद तक बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मार्च 24 में जो खत्म होंगे उसके अंदर, तो उसके खत्म होते ही हम लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि वो बिजली की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस हद तक इस समय जो समस्या आती रही है उसका बहुत लेवल तक समाधान हो सकता है। जो बिजली की बात आपने उठाई है, एक इस बीच में एक क्वेश्चन
कि बिजली की बात जो आपने उठाई है, ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट सेक्टर है और प्लस जॉइंटली, क्योंकि वहां का जो चेयरमैन होता है एनपीसीएल का, वो ग्रेटर नोएडा का चेयरमैन या सीईओ होता है। लेकिन यहाँ पर अ, अ, पीवीएनएल जो है, वो जो काम कर रहा है, आपके इसमें डिस्टर्बेंस है शायद। हाँ, तो पीवीएनएल जो काम कर रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे जॉइंटली नोएडा प्राधिकरण और पीवीएनएल का एक जॉइंट कंपनी बनाकर यहाँ पर बिजली वितरण का और इस सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया जाए। क्योंकि खर्चे में जहां तक दिक्कत आती है, और वो बिजली विभाग कम खर्च देता है, जबकि मेंटेनेंस पे ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो प्राधिकरण खर्च करता है, लेकिन मेंटेनेंस में जो रेवेन्यू आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर वो खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा यूपी देखना है। और एक और, महाराष्ट्र में ये नियम है कि जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वहां का रेट कम होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका वहां का रेट कम होता है। तो ये नियम, हालांकि जो यूपीपीसीएल के बजाय, जो पीवीएनएल के बजाय जो ग्रेट नोएडा पावर कंपनी है, उसका रेट कम है, थोड़ा सा कम है, तो क्यों नहीं यहाँ पे ये फार्मूला किया जाता है? जी। सर, जो आपने जो बात की है, ये मामला हम लोगों ने बहुत उसे टेकअप किया है। और हाँ। उसमें क्या लीगली समस्या क्या आ रही है कि नोएडा जो हमारा है, यहाँ कोई नगर पालिका और नहीं है, तो उसके अंदर कोई इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और हम्म। तो ये इनिशियल यूनिट के उसमें आती है, तो उसका अभी पहली बार, हम्म। अब पहली बार हम लोगों को जो ये सूचना दी गई है कि हम्म। नगरमा पालिका के अकाउंट के अंदर पहली बार नोएडा के अंदर जो हम लोगों को जो हम्म। पैसा मिल रहा है, जो हम्म। क्या कहते हैं 72 करोड़ रुपए का जो पैसा है, हम्म। वो नगर महापालिका के हम्म। हेड में मिल रहा है। हम्म। मतलब ये पहले कभी नहीं मिला। अब हम्म। पहली बार जो है हमें 72 करोड़ रुपए जो नोएडा के लिए एक बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, उस पर काम करेगा। हम्म। अब नोएडा अथॉरिटी पहले काम करती थी बिजली का, हम्म। लेकिन जब अभी जब मीटिंग जब हमारी मंत्री जी के साथ हुई थी, और हम्म। उसमें हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितु महेश्वरी भी ऑनलाइन थी, तो हम्म। मंत्री जी ने उन्होंने सवाल कहा कि भाई आप पैसे क्यों नहीं लगाते हो। तो हम्म। उन्होंने कहा था हमारा जो हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम्म। कोई नया सेक्टर बनता है तो हम वहां पर एक बार ट्रांसफॉर्मर लगा करके सारा काम दे देते हैं, और हम्म। उसके बाद हम हम्म। लोगों के जब ऑडिट हुआ है तो वहां से हमारा ऑब्जेक्शन आ गया है कि आपको इसके बाद कोई पैसा खर्च नहीं करना। तो हम्म। ये जो रीजन उन्होंने दिया, तो क्योंकि उस समय ये बात आ रही थी कि हम लोगों की बराबर लगातार डिमांड आ रही है कि अंडरग्राउंड वायरिंग किया जाए, तो हम्म। मंत्री जी ने कहा कि भाई आप तो इसको पैसा दीजिए जिससे कि हम्म। अंडरग्राउंड का, क्योंकि बहुत बड़ा इसका बजट है। तब उन्होंने ये हम्म। बात कही कि नहीं, हम लोगों का ऑडिट ऑब्जेक्शन आ चुका है, इसलिए हम्म। हम इस हेड में अब खर्च नहीं कर सकते। हम्म। तो ये जो है, अब एक जो कुछ देखिए समस्या का, तो हम लोगों के पास कोई अथॉरिटी, हम तो अपनी ताकत, अपनी आरडब्ल्यू की ताकत से ही ये काम करवाते हैं। अभी सबसे बड़ी एक समस्या आ रही थी कुत्तों की। अब कुत्तों के अंदर क्या लीगल है कि नोएडा अथॉरिटी का जो काम वर्क ऑफ स्कोप है बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि भारत सरकार के जो रूल लागू होते हैं उसमें से जो काम होता है कि हम नसबंदी करवाएंगे, और कोई कुत्ता बीमार है तो हम उसका इलाज करवाएंगे। हम्म। अभी हम लोगों ने पहले भी इनसे बात की थी, तो उन्होंने हमारा काफी कमरे वगैरह वहां पर बनाए, वहां पर अलग से करवाया। इसके बाद एक नई डिसीजन लिया गया कि सेक्टरों के अंदर जो है डॉग शेल्टर बनाया जाए, और हम्म। हम लोगों ने करीब 30-35 एडवोकेसी इन्होंने अपने अपने सेक्टर के अंदर ये डॉग शेल्टर के लिए अप्लाई कर दिया। हम्म। और वो जो शेल्टर जो है एक सेक्टर 50 के अंदर और एक सेक्टर 135 के अंदर बन गए। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जो आरडब्ल्यू को नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से चलाना था, वो ये जो स्कीम थी वो सक्सेस नहीं हो पाई, और वहां पर हम लोग जो है कुत्तों का कोई भी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाए। उसका कारण क्या रहा कि जो कुत्ता प्रेमी थे वहां कुत्ते को जाने नहीं देते थे, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। तो जो नोएडा अथॉरिटी ने दो हमारे सेक्टर बनाए थे सेक्टर के अंदर, उसका कोई हमें विशेष फायदा हुआ नहीं इसके अंदर। हम्म। तो ये इसके अलावा डे टू डे की हमारे पास ऐसे बहुत से काम हैं जिनको अगर हम बताना शुरू करें तो बहुत सारी दिक्कत हो उसमें जो हम सॉल्व करते हैं। अभी हाँ। डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप चल रहा था, हाँ। डीएम के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हुई, हमारी हम्म। जो अपने यहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनके साथ मीटिंग है, उनके अधिकारियों के साथ डेंगू की रोकथाम किस तरह करेंगे, उसमें पूरी आरडब्ल्यू ने बहुत सहयोग दिया, अपने अपने रेजिडेंट को बताया कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टरों में जो दवा लगने इन चीजों की जितनी भी जरूरत थी वो हमने पूरी की गई। तो हम्म। ये जो विरोधी काम है बेसिकली ये है कि हमारे जो
निवासियों की समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान हो, इसके लिए हम पनोरमा हमेशा तैयार है, 24 आवर्स तैयार है। एक बड़ी दूसरा मैं आपको महत्वपूर्ण समस्या है। पानी के साथ हाँ हाँ, एक बताइए पॉइंट और बताइए। रह गया। हाँ ये पानी की देखिए, अब पानी का क्या था, जब हम पिछले 15 साल से ज्यादा आज हो गया जब से पनोरमा बनी है, ये पानी का हम इशू शुरू से उठा रहे हैं। अब उन्होंने एक पानी की समस्या का हल निकाल दिया थी, गंगा जल की जो है उन्होंने जो अपनी पाइपलाइन बिछा दी। अब हुआ क्या कि जब पिछले 15 साल से जब पानी का प्रॉपर आने लगा, तो उन्होंने जो हमारे जो ट्यूबवेल थे, रेनी वेल से, उन पर काम करना बंद कर दिया, उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब समस्या जब आती है कि जब आपका जो सफाई के लिए एक एक डेढ़ महीने बंद रहती है, और आप देखेंगे बीच में भी कभी कभी आपकी पाइपलाइन फट जाती है, तो वो हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे गंगा जल के ऊपर, और हमने ये मामला हमेशा लगातार उठाया गया है। अभी जो हमारे जो करीब 395 जो हमारे ट्यूबवेल हैं, वो इस समय वर्किंग कंडीशन के अंदर है। मतलब आप देखें, जो 430 हमारे टोटल ट्यूबवेल्स हैं, और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, जब हम 1.5-2 साल की बात करेंगे, तो आधे से ज्यादा ट्यूबवेल्स जो है वर्केबल नहीं थे। अब जो रेनी वेल्स से 2 ही चल रहे हैं इस समय। अब 1, 3, 4, 5 4 रेनी वेल्स के अंदर काम ऑलरेडी चल रहा है, और जिसका मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंत तक उसका जो है काम खत्म हो जाएगा और वो चालू हो जाएंगे। इसके अलावा 2-3 जो है रेन वेल्स का जो है टेंडर जो ऑलरेडी जो है उसका इन्होंने फ्लोट कर दिया है। तो उससे अगर जब हमारे रेनी वेल्स अगर सारे काम करेंगे, तो जो हमारी डिपेंडेंसी जो गंगा जल के अंदर है, या गंगा जल की लाइन फट जाती है या सफाई होती है, तो हमें उन रेनी वेल से काफी हेल्प मिलेगी। और जो हमारा जो एक समस्या आ जाती है, और विशेष तौर पे जो हमारे त्योहार होते हैं उस समय जो समस्या आती है, तो उसका बहुत हमारा जो है इसका लाभ हमें मिलेगा। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात जानकारी दी, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या जो इस समय पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। आपकी मेट्रो आगे नहीं बढ़ रही है और बसें बंद कर दी गई हैं। आम आदमी के लिए कितनी दिक्कत है ये अंदाजा लगाना कठिन है। और साथ साथ आप देखिए, जिन रूटों पर बसें चलती हैं उन रूटों पर बस स्टैंड नहीं है। आम आदमी बारिश में भीगता है, धूप में भी छतरी लगाने के लिए मजबूर है। तो वो शहर की ये कैसी व्यवस्था है, जबकि संभाल रखा है, नोएडा को सब कुछ संभालना है। डीटीसी बस यहाँ चल रही है, तो क्यों नहीं डीटीसी की मदद ली जाती है? अगर आप प्राइवेट नहीं अपनी बस नहीं चला पा रहे हैं तो डीटीसी के अधिकारियों से बात करके उन डीटीसी की बसों का विस्तार करिए। पब्लिक को तो परेशानी नहीं हो, समाधान कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 8 महीने से पार्किंग की दिक्कत है, कहीं चल रही है कहीं नहीं चल रही है। ये जो दोनों बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत है, आप बताइए। ध्रुव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सेक्टरों के बीच आपस में कनेक्टिविटी का कोई भी हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और हम बार बार ये अपनी इलेक्ट्रिक बसें जो चलाने का बार बार निवेदन नोएडा अथॉरिटी और जो डीएम ऑफिस से हम बार बार इसको फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़ा मुझे इस बात पर खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में जब हमारी नए सीओ साहब से मीटिंग हुई है, 2-3 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि नोएडा के अंदर सेक्टरों की कनेक्टिविटी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। और बोला कि मैं इस समस्या को समझ रहा हूँ, और जल्द ही सेक्टरों के अंदर इलेक्ट्रिक बस जो है चलाई जाएगी। उन्होंने यही बताया कि कोई भारत सरकार की कोई स्कीम है जिसके अंदर वो हमें बैटरी चालित जो बसें दे रहे हैं, तो हम उससे कोशिश करेंगे कि एक बार हमारी जो बसें हैं लोकल जो कनेक्टिविटी के लिए वो चालू हो जाए, और इसके बाद जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी हम उसको जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो उन्होंने बात की है सीओ साहब ने, तो बहुत जल्दी ही हम लोगों को ये जो बसें हैं, जो बैटरी चालित बसें हैं, तो ये हम लोगों को मिलने की पूरी संभावना है, और उससे हमारे लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान हमारा हो जाएगा। पार्किंग की बात कही मैंने, बहुत सी जगह पार्किंग की जरूरत है लेकिन पार्किंग नहीं बनी है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि सेक्टर 50-51 और होशियारपुर के बीच में बहुत सारे शादियों के बैंक्वेट हॉल टाइप के बने हुए हैं, और वहां पर जगह भी खाली है। पता नहीं वो प्राधिकरण की या किसकी भी है, लेकिन क्या वहां पर मल्टी स्टोरी कार पार्किंग नहीं बनाई जा सकती, जिससे गांव के लोगों को फायदा हो, सेक्टर के लोगों को फायदा हो, और जब शादी फंक्शन हो वहां का भी उनको भी फायदा हो। तो ऐसी जगह चिन्हित करके नोएडा क्यों नहीं पार्किंग बना रहा है?
और जहां पार्किंग बनाई गई है, जैसे दलित प्रेरणा स्थल के पास सेक्टर 95 के पास पार्किंग बनाई गई, वो आज तक खाली पड़ी है। तो ये प्लानिंग में प्राधिकरण ओनरवा की मदद नहीं लेता है पार्किंग के लिए। जी जी, ये जो पार्किंग वाला आपने शुरू करा, पार्किंग सेक्टर